माय निफ्टियंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस। ब्रांच के ट्रायल बैलेंस का इनकॉर्पोरेशन किसके बुक में? इन हेड ऑफिस बुक्स। अब आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। एन इंडिपेंडेंट ब्रांच प्रिपेयर्स इट्स ओन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। इंडिपेंडेंट ब्रांच, जैसे देखो थोड़ा सा पहले से कंटिन्यू कर देते हैं। यू नो वेरी वेल कि डिपेंडेंट ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस नहीं बनाती है, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए अकाउंटिंग किसके द्वारा किया जाता है? हेड ऑफिस के द्वारा। डिपेंडेंट ब्रांच के केस में हम लोग यहां पे क्या पढ़ रहे हैं मालूम है ना? इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। डिपेंडेंट ब्रांच को अकाउंटिंग करना ही नहीं है, उसको ट्रायल बैलेंस बनाने की नीड ही नहीं है। उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? बोलिए, हेड ऑफिस के द्वारा किया जाता है। मतलब फाइनली उसके द्वारा ही अकाउंट तैयार किया जाता है, फाइनल अकाउंट भी उसी के द्वारा बनाया जाता है। वो तो मामला ही खत्म हो गया। बट इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद भी इंडिपेंडेंट ब्रांच के द्वारा ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। और उधर फाइनल अकाउंट मतलब ट्रायल बैलेंस समझ रहे हो ना? ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट का कोई स्टेप ज्यादा थोड़ी बचा हुआ रहता है। मेन कहानी होते हैं फाइनल अकाउंट तक ट्रायल बैलेंस तक तैयार कर लेना। तो ट्रायल बैलेंस किसने बनाया इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए? खुद इंडिपेंडेंट ब्रांच ने बनाया। अरे बस समझ लो, ट्रायल बैलेंस किसने बनाया? खुद इंडिपेंडेंट ब्रांच ने बनाया। डन। अब इंडिपेंडेंट ब्रांच ने ट्रायल बैलेंस को बनाकर किसे भेज दिया? इट सेंड्स द कॉपीज ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द हेड ऑफिस एंड इट्स वेरियस ब्रांचेस आर हेड ऑफिस एंड इट्स अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन. It is therefore necessary that head office should prepare one combined or consolidated balance sheet for the benefit of the shareholders and outside users of accounting information. चलिए थोड़ा सा हिंदी भी देख लेते हैं। एक स्वतंत्र शाखा अपना स्वयं का ट्रायल बैलेंस और अंतिम खाते तैयार करती है। यह ट्रायल बैलेंस और वित्तीय विवरण की प्रतियां हेड ऑफिस को भेजता है। प्रधान कार्यालय और उसके विभिन्न शाखाएं एक संगठन के अधीन है। यस या नो? प्रधान कार्यालय और उसकी विभिन्न शाखा एक संगठन के अधीन है। इसलिए आवश्यक है कि हेड ऑफिस शेयरधारकों और लेखांकन जानकारी के बाहरी उपयोगकर्ताओं के लाभों के लिए एक संयुक्त या समेकित बैलेंस शीट तैयार कर ले। मतलब क्या हुआ भाई? भले ही ट्रायल बैलेंस किसने बनाया? ट्रायल बैलेंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने तैयार किया? इंडिपेंडेंट ब्रांच ने कर लिया। मतलब अल्टरनेटिवली देखो, डिपेंडेंट ब्रांच के द्वारा अकाउंटिंग नहीं किया जाता है और इंडिपेंडेंट ब्रांच के द्वारा अकाउंटिंग किया जाता है। डन। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच ने अकाउंटिंग किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया। अब उसके ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस डायरेक्टली क्या कर लेती है? अपने पास लाकर उसको कॉन्सोलिडेट मर्ज कर देती है। अल्टरनेटिवली ये को उसके बनाए हुए ट्रायल बैलेंस को अपने साथ लाकर मिला लेना होता है। उससे समझ लो, बना बनाया मिला और इसको लाकर मिला लिया। किसने? यहां हेड ऑफिस का काम क्या है? मिलाना। उसके द्वारा बनाए गए या उसके द्वारा किए गए अकाउंटिंग के रिजल्ट को अपने साथ लाकर मिला लेना। डन। और यहां पर क्या, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। डिपेंडेंट ब्रांच का और हेड ऑफिस का देखो रिलेशन क्या है। हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच को कहते हैं भैया तू टेंशन मत ले, तुम अपना मेमोरेंडम रजिस्टर रखो, बस याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लिखो, टेंशन मत लो, जानकारी मुझे प्रोवाइड करो, अकाउंटिंग हम खुद करेंगे। डन। अकाउंटिंग हम खुद करेंगे। और उस अकाउंटिंग के करने के 4 मेथड्स हैं। अब तो अच्छी तरह याद होगा। सिंपल या डेटा मेथड, दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड, तीसरा स्टॉक एंड डेटा मेथड एंड चौथा होलसेल ब्रांच मेथड। ये सभी मेथड्स डिपेंडेंट ब्रांच के लिए
अकाउंटिंग करने के मतलब तरीके हैं या मेथड्स हैं, किसके लिए, किसके पास, हेड ऑफिस के पास। बट इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्या है ना कि इंडिपेंडेंट ब्रांच खुद ही अकाउंटिंग कर लिया था इंडिपेंडेंट ब्रांच के द्वारा। ट्रायल बैलेंस उसने खुद ही तैयार कर लिया, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उसके द्वारा तैयार कर लिया जाता है। बस उसको करना क्या है ना कि उसे भेज देना है इसे किसके पास, हेड ऑफिस के पास। अब हेड ऑफिस को क्या करना है, ये समझो कि बने बनाए रोटी है ये, और इधर हेड ऑफिस ने भी कुछ रोटियां बना रखी है, दोनों के रोटी को लाकर बना मिक्स कर दो, एम आई राइट। और डिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या है, रोटी किसको बनाना है, खुद डिपेंडेंट ब्रांच के लिए हेड ऑफिस को ही बनाना है। बट यहां पे रोटी बनाना नहीं है, रोटी जो ऑलरेडी बना रखा है किसने, इंडिपेंडेंट ब्रांच ने, उसके रोटी को अपने द्वारा बनाए गए रोटी के साथ मिला देना है। समझ वाली बात। और मिलाना क्यों है, देखो कोई भी शेयर होल्डर्स है या कोई इन्वेस्टर है या कोई और भी यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारी कंपनी के, उनको पता होना चाहिए ना कि आपके सभी ब्रांचेस का क्या हाल है। तो कंपनी की एक्चुअल पोजीशन का पता चलेगा जब सभी ब्रांचेस के स्थितियों को हम लाकर एक जगह पे लिखें। तो बस यहां पर मिलाना होता है किसके द्वारा किए गए काम को, इंडिपेंडेंट ब्रांच के द्वारा तैयार किए गए ट्रायल बैलेंस को लाकर मिलाएंगे हम कहां पर, या अल्टरनेटिवली यूं कह दो ना कि उसके फाइनल अकाउंट को मिलाएंगे अपने फाइनल अकाउंट के साथ। बस आपको मिलाने का तरीका सीखना है यहां पर, और कुछ खास नहीं है इंडिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। समझ में आ रही बात। तो आपको इंडिपेंडेंट ब्रांच के पहचान के साथ साथ आपको अब हम आगे की ओर लेकर चल रहे हैं कि इसके लिए हम मिलाते कैसे हैं। क्या किसको मिलाना है भाई, मिलाना क्या है, ट्रायल बैलेंस को मिलाना है। किसको मिलाना है बोलो, देखो ट्रायल बैलेंस को मिलाना है तो अल्टरनेटिवली फाइनल अकाउंट को मिलाना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट तैयार होता है ना, बात समझ लो क्या। तो उसके बने बनाए ट्रायल बैलेंस को बिना ज्यादा टेंशन ले हुए अपने साथ लाकर मिला लेना है। उसको मिलाने के लिए निश्चित तौर पर हमें कुछ जर्नल एंट्रीज करनी होंगे, समझ रहे हो, हमारे द्वारा। और उसके लिए क्या तरीका है देखिएगा, यहां पे दो मेथड है। इसको मिलाने के लिए कितने मेथड्स हैं, दो मेथड। पहला डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन मेथड, और दूसरा आगे हम चेक कर लेते हैं। देखिए पहला है डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन मेथड, एंड दूसरा तरीका यहां पर है डिटेल्ड मेथड 2 है। यहां पे देखिएगा, यहां पर क्या है कि डिटेल ना करके हम क्या करते हैं, 3 एंट्री करते हैं। कितनी एंट्री करते हैं बोलो, कितनी बताइए, हम यहां पर 3 एंट्रीज ही कर लेते हैं, 1 2, और यहां पर देखिए ये तीसरी एंट्री बस। तो दो में से एक तरीका, या तो आप सारी ही चीजों को एक एक करके लेकर आओ, या 3 एंट्री से भी आप काम चला सकते हो। तो चेक कर लीजिए क्या तरीका है हमारे पास। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर आते हैं। अगर आप मिलाना चाहते हो ट्रायल बैलेंस को, तो देखिए पहला डेबिट्स आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आप समझिए यहां पर हम ट्रेडिंग मतलब उसने फाइनल अकाउंट बना लिया है। किसने फाइनल अकाउंट बना लिया है, इंडिपेंडेंट ब्रांच ने। मैंने आपको कहा ट्रायल बैलेंस अल्टरनेटिवली फाइनल अकाउंट, एम आई राइट। तो उसने जो फाइनल अकाउंट बनाया उसके फाइनल अकाउंट को अपने फाइनल अकाउंट में लाकर मिलाना है। अच्छा देखिए, हेड ऑफिस को बहुत सारे ब्रांचेस के फाइनल अकाउंट को अपने साथ मिलाना होता है, एम आई राइट। अच्छा एक बात बताओ, हमारे एक ब्रांच ने 50 लाख का सेल किया, दूसरे ब्रांच ने 60 लाख का सेल किया, तीसरे ब्रांच ने 70 लाख का सेल किया, इंडिपेंडेंट ब्रांच ने, किसी ने 1 करोड़ का सेल कर दिया। तो भाई हम हेड ऑफिस में मैं बैठा हूं, तो हम सभी ब्रांचेस के सेल को अपना ही सेल मानेंगे ना, यस है नो। सभी ब्रांचेस के सेल को एकत्रित करके हम एक जगह लिखेंगे बाई सेल्स। इसके अलावा कुछ खर्च हुआ, अब 50 ब्रांच है, 50 ब्रांच में किसी एक टाइप का खर्च हुआ, तो 50 के 50 ब्रांच के खर्च को 50 बार लिखें या एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे यार। अगर सारे ब्रांचेस के खर्च को अलग अलग लिख जाए, हेड ऑफिस लिखे, तो उसके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा, सैकड़ों ब्रांचेस हो सकता है। तो सभी ब्रांचेस के किसी एक आइटम को कलेक्ट करके हम एक बार लिखने वाले हैं।
अलग अलग ब्रांच के इनकॉर्पोरेशन के लिए अलग अलग चीजें होंगी, यस या नो? तो चलिए देखते हैं यहां पर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग डेबिट साइड आइटम्स ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे तुम्हें मैं बताता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो साइड, एक डेबिट और एक क्रेडिट। चार चीजें हो गई। बैलेंस शीट का दो साइड, कितना? एक एसेट्स और लायबिलिटी, सबको मिलाना ना 6 आइटम। अभी देखना कितने आइटम्स में जाएंगे, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो पहले डेबिट साइड को मिलाओगे, ठीक है ना? तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर? फॉर इनकॉर्पोरेटिंग क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, फिर क्या इसके लिए क्या करेंगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। बात समझ रहे हो क्या? क्रेडिट साइड के लिए। अब एक बात बताओ, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट किसके लिए? डेबिट साइड के लिए। इसके अलावा यहां पे देखो, being incorporation of the following items from branch trial balance, opening stock, ध्यान दीजिए, opening stock, goods from head office, purchase less return, direct expenses etc। मतलब देखिए, ये सारे आइटम्स डेबिट है ना, इन सभी आइटम्स को मिलाने के लिए आपको क्या करना है? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करके किसको क्रेडिट करना है? उस ब्रांच को क्रेडिट कर देना है। डन? और इसमें ट्रेडिंग के डेबिट साइड के लिए का मतलब क्या है कि ये आइटम्स आएंगे। अगला, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि जस्ट इसकी उल्टी एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। दो चीजें हो गई। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। अब तीसरा आइटम क्या है ना? ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये एंट्री, और ग्रॉस लॉस होगा तो ये एंट्री। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी यहां पे देखो, यह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू ब्रांच ट्रेडिंग। इसका सेंस क्या है? हम इसके प्रॉफिट या लॉस को कहां भेजते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग की वजह से 3 एंट्री होगी, यस या नो? पहली एंट्री डेबिट साइड के लिए, दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड के लिए, और तीसरी एंट्री प्रॉफिट या लॉस के लिए। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दोनों चीजें एक साथ हो पाएंगे? नहीं। तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। तो प्रॉफिट होगा तो इसके लिए क्या करेंगे? ब्रांच को डेबिट करेंगे और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां पर जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी को हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस होगा तो ये एंट्री करेंगे। तो अब तक कितनी एंट्रीज हो गई? 3। फिर से याद कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट या डेबिट साइड आइटम के लिए क्या करोगे? ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच, क्रेडिट साइड के लिए ब्रांच टू ब्रांच ट्रेडिंग, प्रॉफिट या लॉस के लिए ये एंट्री होगी। 3 एंट्री हो गए। अब आइए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग डेबिट या ट्रांसफरिंग डेबिट साइड आइटम्स इन डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से वही बात, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट, वहां ट्रेडिंग टू ब्रांच या प्रॉफिट एंड लॉस टू ब्रांच हो गया। तो डेबिट साइड के आइटम्स के लिए आप ये एंट्री करोगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब आइए, क्रेडिट साइड के लिए एक और एंट्री करोगे। एंट्री क्या होगी? कॉमन सेंस की बात है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी एंट्री हो गई? 5। पहले समझो, एकदम आसान है, कोई टेंशन नहीं होगी। सारे एंट्रीज अभी आपको याद हो जानी है। ट्रेडिंग के लिए कितनी एंट्री किया आपने? 3। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कितनी एंट्री हो गई? अब 4 और 5 तो ही गया। अब आइए 5वीं 6ठी एंट्री देख लेते हैं। फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ब्रांच टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एम आई राइट? यस या नो? अब ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? मैंने आपको बता रखा है 50 बार। इंडिपेंडेंट ब्रांच के अलग अलग ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस या नो? इन सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, यस या नो? उसे क्या बोलेंगे हम? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब भी वर्ड यूज किया जाए ना जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो समझ जाओ ये इसके अंदर कई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट शामिल होगा। तो जब ऐसी स्थिति बनती है ना कि बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, तो उसे ही हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं।
मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, यस या नो। हम लोगों ने इस चीज को डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, तो गौर कीजिए। फिर इसके नेट प्रॉफिट को कहां भेजेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसके लिए ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अल्टरनेटिवली बताओ, ट्रेडिंग के लिए कितनी एंट्री हो गई? 3। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कितने? 3। अरे या तो प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री होगी, या लॉस होगा तो ये एंट्री होना है। तो कितना हो गया? 3 3 6। ट्रेडिंग के लिए 3, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 3, टोटल कितने हो गए? 6। अब आइए ब्रांच एसेट्स के लिए एक एंट्री, और क्या लिखेंगे? सभी एसेट्स को डेबिट करेंगे ना भाई। एसेट्स को डेबिट ही तो करेंगे हम। एसेट्स को अगर हम लिखना चाहते हैं अपने बैलेंस शीट में तो डेबिट ही करेंगे। एसेट्स विल बी डेबिटेड एंड लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड। कॉमन सेंस की बात है। एसेट्स को लेकर आ रहे हो अपने यहां लिखने के लिए, यू विल हैव टू डेबिट ओनली, विल हैव डेबिट ही करना पड़ेगा, और कोई चांस आपके पास नहीं है। तो सारे एसेट्स को डेबिट करो। इंडिविजुअल ब्रांच एसेट्स आफ्टर एडजस्टमेंट, दैट इज ब्रांच कैश एट बैंक, है ना। क्या क्या बताओ? ब्रांच बिल्स रिसीवेबल, ब्रांच डेटर, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच स्टॉक इन ट्रेड, ट्रांजिट आइटम्स, ऐसे सबको डेबिट करके क्रेडिट किसको कर दोगे आप? ब्रांच को। कॉमन सेंस की बात है। ये कैवी एंट्री हो गई, 7वीं एंट्री। किसी को दिक्कत? अब लायबिलिटी के लिए क्या एंट्री आगे देखेंगे एंट्री। बताओ लायबिलिटी के लिए एंट्री क्या करोगे? ब्रांच को डेबिट करके सभी इंडिविजुअल ब्रांच लायबिलिटी को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कितनी एंट्री हो गई? 8। ध्यान दे रहे हो ना? कोई शक है? और मामला खत्म। Thus under this method the maximum number of journal entries will be 8. 3 relating to trading account, 3 relating to profit and loss account, and 2 for assets and liabilities. 100% समझ में आ गया होगा आपको, यस या नो? जिस तरह से तुम 3 ट्रेडिंग के लिए करते हो उसी तरह से 3 प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करना। और आपको मालूम है एसेट्स के ट्रांसफरिंग के लिए एसेट्स डेबिट होगा, ब्रांच क्रेडिट। लायबिलिटी के लिए ब्रांच डेबिट होगा और लायबिलिटी क्या होगा? क्रेडिट। 8 के 8 जर्नल एंट्रीज आपको याद हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह पर हम एक काम और कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 3 एंट्री, यहां पर देखो, सीधे सीधे क्या करते हैं हम? प्रॉफिट उठा के ले आते हैं। क्या लेकर आते हैं? प्रॉफिट। तो जर्नल एंट्री फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को सीधे लेकर आएंगे तो क्या करेंगे? या तो ये एंट्री करोगे या ये एंट्री करोगे। अगर प्रॉफिट है तो ये वाली ऊपर वाली, लॉस है तो नीचे वाले। तो यहां पे देखिए, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक एंट्री हो गई। अगर लॉस है तो उल्टी एंट्री कर देना, ये वाली एक एंट्री। देखो सुनो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एंट्री किया 2। कौन कौन सी? ध्यान से सुनो, कौन कौन सी? एक डेबिट साइड के लिए, दूसरे क्रेडिट साइड के लिए ना। फिर तीसरी एंट्री किया हमने ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए। उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हमने कहां भेजा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर वहां की डेबिट एंट्री किया, क्रेडिट एंट्री किया, है ना। और वहां तक हमने कितनी एंट्री किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक कितनी एंट्री किया? ध्यान से देखिए, 6 एंट्री किया। एकदम कूल माइंड होकर समझिए। इस 6 एंट्री का निचोड़ क्या है मालूम है आपको? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ध्यान से देखिए, इस 6 जर्नल एंट्रीज का निचोड़ अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? या तो नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है। तो हमने क्या किया ना कि 6 में से 5 पहले वाली एंट्री को गायब कर देता है और सीधे जो निचोड़ लाया ना हमने, निचोड़ हमें मिला 6ठी एंट्री बनाकर। वो जो निचोड़ मिला हमें उसको सीधे कहां पर भेजने की एंट्री करता है? हाँ, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आई बात? एनी प्रॉब्लम? तो अगर हम 8 की जगह पे 3 लेंगे तो पहले 6 की जगह पर 1 लेंगे और बचे हुए 2 को तो पक्का रखेंगे ही रखेंगे। करना कुछ नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले 6 की जगह पर सिर्फ 6ठी एंट्री लेंगे, ऊपर के 5 को गायब कर देंगे, क्योंकि निचोड़ क्या है? यही है जो हम अभी कर रहे हैं। ऊपर के 5 को हमने किया इसी निचोड़ को लेने के लिए। तो प्रॉफिट या लॉस के लिए वाली एंट्री करेंगे। ब्रांच एसेट्स की एंट्री आपको मालूम है
और लायबिलिटीज की एंट्री मालूम है। ब्रांच इंडिविजुअल एसेट जैसा कि बताया गया टू ब्रांच, और लायबिलिटी के लिए ब्रांच टू ब्रांच लायबिलिटीज। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। एनी प्रॉब्लम? तो यही है इंडिपेंडेंट ब्रांच के ट्रायल बैलेंस के इनकॉर्पोरेशन के लिए जर्नल एंट्रीज। डन। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि आपको 100% चीजें समझ में आ जाए और आगे आपको फिर से कोई परेशानी ना हो। डन। उसके बाद फिर हम लोग एक फॉरेन ब्रांच भी लेंगे और उसके बाद फिर ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस आप इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।